Today I am going to teach you the general characteristics of covalent bond. In the previous classes, we have read about the covalent bond and their types, covalency and variable covalency. Now we shall discuss about the general characteristics of covalent compounds. सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि फिजिकल स्टेट के आधार पर किस तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं. तो जनरली कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं. इसके बीच मतलब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं. ये हुआ इनका फिजिकल स्टेट. अब सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है कि उसके बीच मतलब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. जनरली कोवैलेंट कंपाउंड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जिसको हम लोग कहते हैं वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक फोर्स होता है जिसके कारण ये जो कोवैलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी वीक होता है. बहुत से कंपाउंड एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं. जैसे हम लोग मान लेते हैं डायमंड, डायमंड के बाद हम लोग ये देखते हैं सिलिका SiO2. थर्ड में कार्बोरंडम ये सिलिकॉन कार्बाइड होता है. इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है जबकि ये कोवैलेंट कंपाउंड कहलाता है. कारण इसका होता है कि ये आपस में मिलकर एक बहुत जेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं. यही कारण है कि डायमंड, सिलिका एंड कार्बोरंडम कोवैलेंट कंपाउंड होते हुए भी इनके पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है. अब हम लोग आगे देखें. थर्ड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ये थर्ड है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ये तो हम लोग जानते हैं कि जो भी कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये सॉलिड स्टेट में या फ्यूज्ड स्टेट में या एक्वा सॉल्यूशन स्टेट में ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. कारण होता है कि जनरली इसका आयनाइजेशन नहीं होता है, आयंस के रूप में डिसोसिएशन नहीं होता है जिसके कारण ये करंट को फ्लो नहीं कर पाते हैं. लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस है जैसे मान लीजिए अमोनिया NH3 है जो गैसियस स्टेट में पाया जाता है. HCl गैसियस स्टेट में पाया जाता है. लेकिन जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व कराते हैं तो ये NH4OH का फॉर्मेशन करेगा. अब पुनः क्या होगा, डिसोसिएट करके NH4 प्लस और OH माइनस आयन में टूट जाता है. इसके कारण ये चार्ज को कैरी करता है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. उसी तरह से जब HCl पानी में हम लोग डालते हैं तो क्या होता है H प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट करता है जिसके कारण ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. इसी तरह से एसिटिक एसिड CH3COOH
CH3COOH, ये हम लोग क्या देखते हैं, CH3COO माइनस और H प्लस आयन में टूट जाता है, और इसका भी एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये हम लोग का पढ़े कि जनरली जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड्स जो कि पानी में घुलकर ये आयनाइज हो जाते हैं और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के रूप में काम करते हैं। अब आगे हम लोग देखें डिसोसिएशन इन वाटर। डिसोसिएशन इन वाटर, डिसोसिएशन इन वाटर। हम लोग ये जानते हैं कि जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं पानी में डालने पर आयन में डिसोसिएट नहीं करते हैं, आयनाइज नहीं होते हैं, लेकिन बहुत से कंपाउंड जैसे हम लोग देखते हैं यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, ये क्या होते हैं, पानी में डालने पर घुल जाते हैं, पानी में ये सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये आयोनाइज नहीं होते हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, शुगर या ग्लूकोज पानी में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं, कारण कि इनका आयोनाइजेशन नहीं होता है, यद्यपि कि पानी में सॉल्युबल होते हैं। अगर हम लोग देखें जैसे H2SO4 है, H2SO4 क्या होगा, पानी में आयोनाइज हो जाता है, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में। तो ये क्या होते हैं, इस कंडीशन में इनका डिसोसिएशन होता है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के रूप में भी काम करते हैं। इसी तरह से HCl भी क्या होता है, पानी में डालने पर H प्लस और Cl माइनस के रूप में डिसोसिएट कर जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं कि डिसोसिएशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स इन वाटर डज नॉट टेक प्लेस। लेकिन कुछ कंपाउंड होते हैं एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं और पानी में डालने पर वे क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देखें 5 जो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ये हम लोग देखते हैं कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं जनरली जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होता है, CCl4, CHCl3, C6H6 etc. या कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं, ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहलाते हैं। ये जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होंगे इसमें ये क्या होते हैं, जनरली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन पानी में इनकी सॉल्युबिलिटी नहीं होती है। लेकिन बहुत सा कोवैलेंट कंपाउंड्स है जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, यूरिया, ये क्या होते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, कोवैलेंट सॉलिड होते हैं। इनका सॉल्युबिलिटी का क्या कारण होता है कि वाटर के साथ मिलकर ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण ये पानी में सॉल्युबल होते हैं। शुगर को भी हम लोग पानी में डालते हैं तुरंत घुल जाता है। क्यों घुलता है, क्योंकि पानी के साथ वो मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में हम लोग डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली सॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक
कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, टोलुइन, कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें। अब हम लोग देख लें, आगे बढ़े, नेचर ऑफ बॉन्ड्स। सिक्स्थ जो पॉइंट है हम लोग का है नेचर ऑफ बॉन्ड्स। 6 में नेचर ऑफ बॉन्ड्स, ये हम लोग देखते हैं कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है, मतलब फिक्स डायरेक्शन होता है। फिक्स डायरेक्शन का क्या कारण होता है, देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि हम लोग स्ट्रक्चर इस तरह से मीथेन का हम लोग लिखते हैं जो कि कोवैलेंट बॉन्ड का ये फॉर्मेशन करता है, तो इस ये दोनों जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है, इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे को पास आने से रोकेगा। इसी कारण क्या होता है, इसका जो बॉन्ड होता है डायरेक्शनल होता है, और डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के कारण इसका एक फिक्स्ड डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल होता है, लीनियर होता है, ट्रायंगुलर होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप होता है। यही कारण है कि इसका जो बॉन्ड होता है उसके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है, एक फिक्स डायरेक्शन होता है। इसीलिए ये जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं या कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उसका एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप होता है। लेकिन वही हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि आयनिक जो बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, और उसके ये आयनिक कंपाउंड्स के पास कोई फिक्स्ड डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता है। आगे हम लोग देखें आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म आइसोमरिज्म क्या होता है? आइसोमरिज्म को हम लोग डिफाइन करते हैं कि द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर, उसी को हम लोग कहते हैं आइसोमरिज्म, और उस कंपाउंड्स को कहते हैं आइसोमर्स। तो एक चीज़ और हम लोग समझ लें कि अगर कोई मॉलिक्यूल का अगर डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होगा, उसका बॉन्ड डायरेक्शनल होगा, तभी ये आइसोमरिज्म प्रॉपर्टी को शो करता है, तभी उसके पास डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर होगा और डिफरेंट टाइप का शेप होगा, और वो आइसोमरिज्म की प्रॉपर्टी को शो करेगा। हम लोग क्या देखते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड में, जो कि कोवैलेंट कंपाउंड में प्रेजेंट रहता है, उसका फिक्स्ड डायरेक्शन होता है, और फिक्स डायरेक्शन होने के कारण उसका एक फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप होता है, और फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप होने के कारण वे आइसोमरिज्म की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मतलब उसके बहुत से आइसोमर्स होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। 8वीं मॉलिक्यूलर रिएक्शन। हम लोग ये देखते हैं कि अगर मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है तो एक बॉन्ड टूटता है, जो पुराना बॉन्ड है टूटता है, और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होना और पुराने बॉन्ड को टूटना ये कुछ समय लेता है, इट टेक्स सम टाइम्स। देयरफॉर जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है वेरी स्लो होता है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उसका जो रिएक्शन होता है, आयनिक रिएक्शन होता है, वेरी फास्ट होता है। लेकिन इसमें हम लोग क्या पढ़े कि इसमें जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है वो बहुत स्लो होता है। स्लो होने के कारण क्या होता है कि पुराना बॉन्ड को टूटने और नया बॉन्ड को बनने में कुछ समय लगता है। यही कारण है कि मॉलिक्यूलर रिएक्शंस और द कंपाउंड्स हैविंग कोवैलेंट बॉन्ड शो स्लो रिएक्शन with respect to
आयनिक कंपाउंड्स। बस आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, वो किस तरह से उसका फॉर्मेशन होता है, उसका मेकनिज़्म पढ़ेंगे, और अगर वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है तो उसमें किस तरह का प्रॉपर्टीज आता है। वो एक तरह का क्या होता है, स्पेशल टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक्स।